नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में। जब से रिजल्ट आया है, मैं देख रहा हूं छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, छात्रों को बहुत ज्यादा शिकायतें हैं रिजल्ट से। और बहुत सारे शिक्षक, जिनको मैं यूट्यूबर्स कहता हूं या फिर सो कॉल्ड टीचर्स कहता हूं, वो भी छात्रों के गुस्से की आग में घी डालने का काम, पेट्रोल डालने का काम, डीजल डालने का काम और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है वो सब डालने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। किसकी गलती है, कौन छात्रों को बहका रहा है, आरआरबी एनटीपीसी ने आखिर ऐसा क्यों किया है, रेलवे बोर्ड की कितनी गलती है, सरकार की कितनी गलती है और इन सो कॉल्ड शिक्षकों की कितनी गलती है, छात्र कैसे हो रहे हैं गुमराह और छात्रों के जीवन से कौन कर रहा है खिलवाड़, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उस सब से पहले आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज गणतंत्र दिवस के दिन कि अमर तिरंगा अंबर में लहराए सदा स्वतंत्र, अमर तिरंगा अंबर में लहराए सदा स्वतंत्र, शस्य श्यामला भारत माता, अभिनंदित गणतंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन क्या यही गणतंत्र है? पिछले 2-3 दिनों का वीडियो यदि हम लोग देख लें, जिस प्रकार से छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है पटना पुलिस ने और बाकी सब जगहों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है और जिस प्रकार से छात्रों को रौंदा गया है, उसको देखकर लगता नहीं है कि यह गणतंत्र है। और साथ ही मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी जितना उग्र प्रदर्शन किया है, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, आक्रोश दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब 5 घंटे 6 घंटे तक रेल यात्रा रोकी जाती है, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के परिवार वाले होंगे जो उन ट्रेनों में फंसे हुए होंगे। उन यात्रियों की तो कोई गलती नहीं है, गलती आरआरबी बोर्ड की है या फिर सरकार की हो सकती है या फिर कुछ और गलतियां हो सकती है। उन सब पर ध्यान देना जरूरी है और उन सब के खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी है। छात्रों को एक होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना हमेशा से हमारे भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। हमारे भारतीय संविधान इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की भी यात्रा में या फिर किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यह भी देखना हमारा ही कर्तव्य है। अधिकारों के साथ साथ हमारे संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं और छात्रों को खास करके उन कर्तव्यों का निश्चित तौर पर पालन करना चाहिए। साथ ही मैं पटना पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं और उसका पुरजोर विरोध करता हूं, कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ने जो भी किया है वह सब उसके 2019 के नोटिफिकेशन में अक्षरशः लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि एक ही छात्र अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ही छात्र का रिजल्ट अलग अलग पोस्ट के लिए दिया जा सकता है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 10+2 लेवल का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, दोनों का एग्जाम एक साथ होगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो होगा, यानी कि सेकेंड स्टेज एग्जाम जो होगा, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। तो यह सब नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब छात्रों से क्या गलती हुई? बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 71 पेज 72 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत असंभव है, मतलब नहीं पढ़ते हैं छात्र। तो ये गलती है छात्रों की, आपको भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। तो ये गलती है छात्रों की। आप यार कि अपनी क्षमता को कम क्यों आंक लेते हो? आप 250, 300, 350 पेज का किताब पूरा का पूरा याद कर जाते हो पढ़ करके, और आप 72 पेज का 71 पेज का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते हो। और वो भी नोटिफिकेशन में हर पॉइंट आपके काम का नहीं होता है। आपके काम का वही पॉइंट होता है जहां उम्र की सीमा दी होती है, एलिजिबिलिटी दी होती है, योग्यता दी हुई होती है और एग्जाम का पैटर्न दिया होता है और किस प्रकार से छात्रों का चयन किया जाएगा, कितनी सीट्स होंगी, किस किस पोस्ट के लिए होगा, यह सब ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के आपके पास 20 से 25 पेज होते हैं पढ़ने के लिए और उसको आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन देख रहे हो और वो फॉर्म भरने जा रहे हो, आपके करियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपका आने वाला 40 से 50 साल उस एग्जाम पर डिपेंडेंट है, उस परीक्षा पर डिपेंडेंट है, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो? गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए नोटिफिकेशन। और दूसरी बात कि मैं उन सो कॉल्ड टीचर से कहना चाहता हूं कि भाई आप 2019 में थे ना, आप भी तो 2019 में थे।
यूट्यूब चैनल पर थे, अपने कोचिंग संस्थान में थे, आपसे छात्र जुड़े हुए थे, उस समय भी जुड़े हुए थे, तो आपने नोटिफिकेशन क्लियर क्यों नहीं किया छात्रों को? उस समय आपने इस शर्त पर, इस व्यवस्था पर उंगली क्यों नहीं उठाई? आप जो आंदोलन आज कर रहे हैं, यह आंदोलन आपको उस समय करना चाहिए था। उस समय छात्रों को रोकना चाहिए था कि भाई आप फॉर्म मत भरो, आप इस नोटिफिकेशन को चेंज करवाओ। आपको उस समय करना चाहिए था। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमको समझ में नहीं आया, तो भाई नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब आपको समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में आने की वो चीज ही नहीं है, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, तो भाई समझ में नहीं आया तो उसी समय आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो भी है वो हमको स्पष्ट रूप से समझाइए। अगर आप उस समय प्रोटेस्ट करते, कोरोना भी नहीं था उस समय, अगर उस समय प्रोटेस्ट करते तो रेलवे बोर्ड अपना नोटिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन लेकर के आती, आपको प्रक्रिया समझाती और उस समय आपका आंदोलन जायज होता। क्योंकि कोरोना नहीं था, आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकते थे, आप फॉर्म भरने से मना कर सकते थे, सभी छात्र मिलकर के फॉर्म भरने से मना कर देते तो रेलवे बोर्ड की औकात नहीं थी कि वो एग्जाम ले लेती या फिर करती। क्योंकि रेलवे बोर्ड को भी पैसा चाहिए ना, आप जो फॉर्म भरते हो उसके लिए 600 रुपए देते हो ना, 700 रुपए देते हो ना, तो रेलवे बोर्ड को उससे कमाई होती है। वो एग्जाम लेने का उतना खर्चा नहीं आता है प्रति स्टूडेंट, उसका 50 से 60 रुपया प्रति स्टूडेंट उसका खर्चा आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर कोरोना नहीं होगा तो उतना भी खर्चा नहीं आएगा, तो इसलिए उसको भी कमाई होती है इससे, इसलिए वो बार बार फॉर्म निकालेगी और वो चाहेगी कि छात्र फॉर्म भरे। अगर छात्र प्रोटेस्ट करे और फॉर्म ना भरे तो वो नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं सकती, या फिर उसको, और फॉर्म भी उसको निकालना जरूरी है क्योंकि सीट तो भरनी ही है ना, उसको कर्मचारी तो भर्ती करनी ही होगी। इतना बड़ा रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कर्मचारी की भर्ती नहीं करेगी तो काम नहीं चलेगा। भारत में यदि टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उसमें रेलवे बोर्ड भी आता है, रेलवे भी आता है। इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी ये तो हो ही नहीं सकता है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरे, कुछ छात्र जो है वो जिनको बहकाया गया है वो कहना चाहते हैं कि नियत सही नहीं है, वो चाहते नहीं है कि भर्ती हो और इस कारण से वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी बात नहीं होती है, प्राइवेटाइजेशन के भी अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है। सरकारी व्यवस्था और प्राइवेट व्यवस्था दोनों में अंतर होता है। हर किसी चीज का, किसी भी निर्णय का बहुत सारा फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, हमें पॉजिटिव बात पर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सरकार जिसको हमने चुन करके भेजा है, अगर वो कोई निर्णय ले रही है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका असल पक्ष जानना चाहिए, पॉजिटिव पक्ष भी जानना चाहिए, निगेटिव पक्ष भी जानना चाहिए। हम छात्र हैं, हमारा काम है एनालाइज करना, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना, किसी के भी बहकावे में ना आना, ठीक है। तो मैं वैसे किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में हूं, ना विरोध में हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार को हमने चुना है, जिस प्रकार से वो चलाना चाहे सरकार को चला सकती है। बस मेरा यही कहना है कि छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, जिस प्रकार से उनको अपने कमरे से निकाल करके और उनकी धुलाई की गई है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पटना प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, आरआरबी को भी चाहिए, जो पटना बोर्ड है या फिर कोई भी बोर्ड है उसको चाहिए कि आकर के क्लैरिफिकेशन दे और छात्रों को समझाए, छात्रों की जो जेन्युइन मांगे हैं वो उन तक पहुंचाई जाए और वो उस पर निर्णय ले। अगर डिजिटल आंदोलन चलता है, अगर हैशटैग चलाया जाता है, छात्र अगर शांतिपूर्वक अपना डिजिटली प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि उस पर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि छात्रों की वजह से ही आपकी सरकार है। छात्र नहीं है तो आपकी सरकार भी नहीं होगी। आप, हो सकता है कि 2024 तक आपको कोई नहीं हटा सकता है क्योंकि आपके पास बहुमत है, लेकिन आगे छात्र प्रोटेस्ट कर सकते हैं और विपक्ष को मौका दिया जा सकता है। छात्रों के साथ मजबूरी है, सही बोले ना तो हमारे जैसे लोगों के साथ मजबूरी है कि फिलहाल आपका कोई विकल्प नहीं है मोदी जी, नहीं तो विकल्प यदि होता ना तो आप इतना घमंड के साथ इस प्रकार से नहीं कर पाते जो आप कर रहे हैं। वैसे आपको तो जानकारी नहीं होगी, मुझे पता है, कंफर्म है कि आपको ये जानकारी नहीं होगी कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड आपको बताया नहीं होगा और आपके मंत्रालय ने, आपके मिनिस्ट्री ने, जो भी है पीएमओ ने यदि रिपोर्ट मांगी भी होगी तो उन्होंने समझा दिया होगा कि भाई हमने नोटिफिकेशन में तो दिया ही है। आगे अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, अगर कोर्ट में भी मामला जाता है तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो रद्द हो जाएगा, मामला जो है वो पेंडिंग हो जाएगा और नोटिफिकेशन जो है, ये जो एग्जाम CBT2 होने वाला है ये भी नहीं होगा। तो जिन छात्रों का चयन हुआ है उनका भी भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाए, आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो जाए और ये प्रक्रिया जो है वो डिले होती जाए? क्योंकि कोर्ट में बोर्ड पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि जो भी काम उसने किया है वो अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से किया है।
मेरी शिकायत किससे? मेरी शिकायत उन तथाकथित शिक्षकों से है, उन सो कॉल्ड टीचर से है जिन्होंने आपको बरगलाया है, जिन्होंने नोटिफिकेशन के टाइम में आपको नोटिफिकेशन सही से नहीं बताया। नोटिफिकेशन सही से बताते और उस समय आप यदि फॉर्म नहीं भरते तो क्या होता? इन शिक्षकों की दुकानें नहीं चलती, आप इनके पास पढ़ने नहीं जाते। यही कारण है कि उन्होंने नोटिफिकेशन आपको नहीं समझाया। उन्होंने सोचा कि यार नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरेंगे छात्र तो हमारे पास तो आएंगे ही पढ़ने और हम उनको लूट सकेंगे आसानी से। तो इस कारण से आपको ढंग से समझाया नहीं गया नोटिफिकेशन। और अब जब रिजल्ट आया है, बहुत सारे छात्र चयनित भी हुए हैं, तो उन छात्रों का भविष्य अधर में लटकाया जा रहा है। अभी भी रिजल्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। ये शिक्षकों का अलग से अपना एक, कह सकते हैं आपकी स्वार्थ है, अपना एक एजेंडा है, उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। छात्र दोनों के बीच में चक्की की तरफ पिस रहे हैं। जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर से एक ब्रेड, नीचे से एक ब्रेड और बीच में आलू या फिर कोई भी जो फल वगैरह होता है या फिर जो सब्जी होती है, तो उसी प्रकार से सब्जी की तरह जो है ना छात्र पिस रहे हैं। ऊपर से सरकार और नीचे से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो टीचर्स हैं वो दोनों मिल करके आपको दबा रहे हैं और आप उनके हाथों का मोहरा बनते जा रहे हैं। आपको मोहरा नहीं बनना है, अपने विवेक से निर्णय लेना है, अपनी समझदारी से निर्णय लेना है। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि इन शिक्षकों के बारे में मैं क्या ही कहूं, मैं तो कितनी बार बता चुका हूं और आप लोग बार बार पूछते भी हो कि आप इनको सो कॉल्ड टीचर्स क्यों कहते हो, आप इन पर उंगली क्यों उठाते हो, आप भी तो वही काम करते हो। जी नहीं, मैं आपको नहीं देने जाता हूं कि इस अमुक सब्जेक्ट का 500 एमसीक्यू में दे रहा हूं, ऐसा मैं नहीं करता। मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और उसमें से एमसीक्यू जो बनता है कोई भी बना करके दे दे, आप उस एमसीक्यू को सॉल्व करने लायक होते हो। ये टीचर्स क्या करते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, बीपीएससी के लिए अलग टारगेट बैच, आरआरबी एनटीपीसी के लिए अलग टारगेट बैच, आरआरबी का ही एग्जाम है तो आरआरबी के एनटीपीसी के लिए अलग टारगेट बैच, आपका अगर टेक्निकल आ जाएगा तो उसके लिए अलग टारगेट बैच, ग्रुप डी के लिए अलग टारगेट बैच। भाई सब में जीएस पढ़ना है तो जीएस तो एक ही होता है ना, आप एक बार में जीएस पढ़ा दो, उसके बाद रेलवे का कोई भी एग्जाम आए आदमी भर सके, छात्र जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करे और अपना ले जाते। लेकिन उनको हर एग्जाम के लिए अलग अलग टारगेट बैच देना है और हर एग्जाम के लिए पैसा कमाना है। और ये एमसीक्यूज कहां से आते हैं आपको पता है, मैं यूट्यूबर हूं इसलिए मैं जानता हूं। थोड़ा सा लगभग 5500-6000 लोग मुझसे जुड़ गए हैं और मेरे पास कॉल आने लगे हैं अररिया से, इलाहाबाद से, जहां तहां से मेरे पास कॉल आने लगे हैं कि सर मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं, एमसीक्यू तैयार करता हूं, आपको इतने पैसे में दूंगा, आप बोलिए तो मैं आपके यहाँ भेज देता हूं। कुछ सैंपल्स भी हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, सैंपल्स भी उन्होंने भेजे हुए हैं। और उसी को क्या करते हैं, ये लोग खुद से तैयार नहीं करते, वही जो उनको बना करके दिया जाता है बाइलिंगुअल में, उसी को ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बस टूटी फूटी भाषा में समझा देते हैं। जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वो भी यही काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है कि आपको मेहनत से दूर किया जा रहा है, मेहनत से दूर किया जा रहा है। आपको बना बनाया नोट्स दे करके और एमसीक्यू का लत लगवा करके, एक तरह से करंट अफेयर्स में भी एमसीक्यू का लत लगवा करके आपको जो है ना एक प्रकार का नशा दिया जा रहा है। इसको कहते हैं ना डिजिटल नशा, इसको डिजिटल नशा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का स्कैम है। ये एक प्रकार का स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसके झांसे में आप फंस रहे हो और यह आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट है आप उस पर कमांड कर लेते हो, अगर उसकी स्तरीय किताबें पढ़ते हो, बेसिक जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह है वो आप ढंग से पढ़ लेते हो, तो एग्जाम चाहे कोई भी हो आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको किताबों से दूर किया जा रहा है। किताब हमारे सबसे सच्चे मित्र होते हैं और उन्हीं से आपको दूर किया जा रहा है। ये सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर्स क्या करते हैं, इन मीडिया इनकी पकड़ में होती है, छोटी मोटी मीडिया होती है ना जो यूट्यूब पर काम करती है, छोटे छोटे शहरों में काम करती है, ये बिहार तक और ये तक और वो तक, मुजफ्फरपुर तक, तो ये इस तक तो उस तक, ये सब जितने भी होते हैं ना, और बाकी सब न्यूज मीडिया वाले ये छोटे मोटे, ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये पत्रकार कोई पढ़े लिखे नहीं होते, साधारण ग्रेजुएट होते हैं, बेरोजगार होते हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया कि भैया हम समाचार भेजते हैं, और वो छोटा सा माइक लगा लिया बोया का नीचे में और ऊपर में अपना स्टिकर लगा लिया और बस आपके सामने लेकर के घूमते रहते हैं। और इन लोगों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनको थोड़ा बहुत गुटखा पानी करा दो और थोड़ा बहुत चाय वाय पिला दो ना, तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे और इंटरव्यू लेते ही फिरेंगे। मेरे यहाँ भी आए थे, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, पोस्ट नहीं किया अलग बात है क्योंकि कमीने को आता ही नहीं था इंटरव्यू देने, ठीक लेने, उससे अच्छा इंटरव्यू तो मैं ले लेता हूं। तो ऐसा होता है, उन लोगों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और हर मुद्दे पर ये उनके सामने चले जाते हैं और उनका प्रचार करते फिरते हैं। इसके अलावा उनके जो
जो उनका सेटअप बहुत बड़ा है, उनका संसाधन बहुत बड़ा है, तो उनके जो छात्र होते हैं ना, उन्हीं का क्लिपिंग 2 मिनट का 1 मिनट का क्लिपिंग लेकर के बार बार पोस्ट करते हैं, व्यूज उठाने के लिए, लाइक जुटाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो उसके माध्यम से भी इनका प्रचार होता है। ये इतने बड़े बन जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि लोग उनकी भक्ति करने लग जाते हैं और फिर जो भी वो बोलते हैं वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है और आप लोग अंध भक्ति में लीन होकर के और फिर उन्हीं का गुणगान करने लगते हो। आप लोग अपना अच्छा भला भूल जाते हो। जैसे राम रहीम था ना, आसाराम था ना, वो लोग भी क्या करता था, एक प्रकार का इस प्रकार का माया जाल बुन देता था कि लोग उसके प्रति दीवाने हो जाते थे। जब राम रहीम गिरफ्तार हुआ था उस समय देखा था आपने कितना बवाल हुआ था, क्यों हुआ था? वो लोग अंधभक्त लोग थे, वो लोग राम रहीम की सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन उस आश्रम के पीछे क्या होता था ये बाद में पूरी दुनिया ने देखा। तो ये शिक्षक भी हैं, वो उसी तरह के गुरु हैं, उसी तरह के गुरु हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये उसी तरह के गुरु। इन्होंने अपना माया जाल फैलाया हुआ है और उसी माया जाल में आप छात्र जकड़े जा रहे हो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा योग्य इंसान हूं, मैं नहीं हूं, मैं एक छात्र हूं। थोड़ा बहुत जो जानता हूं वो आपको बताता हूं, अपने अनुभव से समझाता हूं और चूंकि भुगत चुका हूं एक छात्र के रूप में, इसीलिए आपको समझाता हूं। मैं कोई वो नहीं हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं जो आपको पढ़ाने आता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो योग्यता है, मैंने आज तक पॉलिटी और हिस्ट्री को छोड़कर के कोई दूसरा वीडियो ही नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन सब्जेक्ट का नॉलेज मेरे पास इतना नहीं है। खुद एग्जाम में पार्टिसिपेट करके वो क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज फिलहाल नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। तो मैंने 2 सब्जेक्ट के अलावा कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी अध्ययन कर रहा हूं, जिस समय मुझे लगेगा कि मैं उस लायक हो गया हूं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूं, उस समय मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सी नैसर्गिक प्रतिभा है, ये भगवान ने कौन सी कृपा की है कि एक ही टीचर यूपीएससी के लिए हर एक सब्जेक्ट पढ़ा पा रहा है। तो बाकी ये जो दृष्टि आईएएस वाले हैं, ध्येय आईएएस वाले हैं और ये इनसाइट वाले और बाकी जो बड़े बड़े संस्थान है, ये तो बहुत बड़े पागल हैं कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रखते हैं। ये तो बहुत बड़े पागल हैं, या फिर इनके पास बहुत अथाह धन है कि इनको पैसा बांटने का शौक है, इसीलिए वो अलग अलग टीचर्स रखते हैं। अरे भाई, एक खान सर को बुला लो और वही सारा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, क्यों नहीं बुला लेते हो? उन्हीं को 5 करोड़ रुपया दे दो, उन्हीं को पैकेज दे दो, सब टीचर्स का काम वही अकेले कर लेंगे। भाई, बनाने का काम बंद कीजिए। यूपीएससी के लिए आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो। सबसे पहली बात तो ये यूपीएससी का जो टीचर होगा ना, वो ग्रुप डी वालों को कभी नहीं पढ़ाएगा, और जो ग्रुप डी वाले टीचर होंगे ना, उनकी योग्यता इतनी नहीं होगी वो यूपीएससी को पढ़ा सके। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन आसमान तो छोड़िए, जमीन के नीचे है अगर ग्रुप डी लेवल, तो आसमान के ऊपर अंतरिक्ष में है आपका यूपीएससी। दोनों का आप बोलते हो कि एक ही रिसर्च सेंटर में हम सबकी पढ़ाई करवाते हैं और अकेले आप ही टीचर, ये कैसे संभव है यार? ये हो ही नहीं सकता। और छात्र ये कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते आप कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा कोई टीचर नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो ये तो खैर, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। खैर जो भी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ना, मैं वो प्रूफ कर सकता हूं। अगर वो सामने आकर के ये प्रूफ कर दे कि वो यूपीएससी को भी पढ़ा सकते हैं और ग्रुप डी को भी पढ़ा सकते हैं, मैं वीडियो बनाना उस दिन छोड़ दूंगा। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं ना, तो डिफेमेशन का केस डाल दे मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सो कॉल्ड टीचर्स आते हैं, एनटीपीसी रिजल्ट आया नहीं कि आते हैं और जूता फेंक करके मारने की बात करते हैं। तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को जूता फेंक करके मारोगे? तुम्हारी औकात है इतनी? और तुम टीचर हो जो ऐसी बातें कर रहे हो, जूता फेंक कर मारने की बात कर रहे हो? तुम टीचर नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। एक और है, मुखिया जी कोई है, मुखिया जी मैथ मैजिक क्या नाम है उनका, वो आकर के और गाना गाते हुए पढ़ाते हैं। अरे गाना गा करके कौन पढ़ाता है यार? और आपके वीडियो पर, आपके चैनल पर मैंने मैथ तो देखा ही नहीं, केवल जीएस देख रहा हूं। नाम है मैथ मैजिक, जीएस केवल देख रहा हूं, और वो भी जीएस किसी क्रम का नहीं, केवल एमसीक्यू 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 इधर उधर से मटेरियल ला करके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा दिए। डिजिटल बोर्ड पर साला गधा भी आजकल पढ़ा रहा है, गधा भी पढ़ा रहा है। और इन लोगों ने एक प्रकार का ना अपना एक क्या बोलते हैं, सर्किल बना लिया है, या एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिए। ये छोटे मोटे मीडिया चैनल वाले, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूबर बन गए हैं, ठीक है, वो एक ये शिक्षक लोगों का ग्रुप बन गया है। और ये सब आपस में ना ये करते रहते हैं, ये कारनामे करते रहते हैं और सब मिलकर के छात्रों को फंसाते रहते हैं। और उसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी शामिल है और उसी में बहुत सारे प्रकाशक भी शामिल है। और ये सब मिलकर के छात्रों को लूट रहे हैं और छात्र इनके चक्की में पिस रहे हैं। मैं देखा हूं यार, जा करके देखा हूं पटना में। मैं
रहा भी हूँ, खुद भी रहा हूँ। बोरिंग रोड से लेकर और भिखना पहाड़ी तक साइकिल से मैं जाता था, वो भी लगभग 10 साल पुराने साइकिल से। उस गर्मी में मैं जाता था, पूरा पसीने से तरबतर होता था और मैं जाता था रहमान सर के यहाँ पढ़ने। लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या दिया मुझे रहमान सर ने? दरोगा गुरु होकर के और बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, इतना प्रचार करते हैं। एम्स सिविल सर्विसेज नाम उन्होंने रखा हुआ है, बीपीएससी स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई वो नहीं करा सकते। मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ 10,000 रुपया, और इतना मेहनत भी बर्बाद हुआ। वापस मैं लौट के आया दुखी होकर के। तो ऐसे तो शिक्षक हैं, तो उनके बारे में मैं क्यों ना बोलूं। मैंने देखा है पटना में छात्रों को किस प्रकार से रहते हैं, एक ही कमरे में 4-4 लोग, 5-5 लोग किस प्रकार से खिचड़ी चोखा बना करके अपना परवरिश करते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। किसी दिन तो वो भी नहीं खाते हैं, रात भर पढ़ते हुए सो जाते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी। किस प्रकार से वो पैसा जुटाते हैं ना, घर से पैसा मांगते वक्त ना आंखों से आंसू आता है। 20 बार सोचते हैं कि घर से पैसा मांगे कि नहीं मांगे, तब जाकर के मांगते हैं। और तब आप लोग इनको लूट रहे हो ना, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जो वीडियो बनाते हो ना, आपको खुद पता है कि उस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू पर एमसीक्यू दिए जा रहे हो। और ये प्रकाशक वही एमसीक्यू छापे जा रहे हैं और छात्रों का पैसा बर्बाद होते जा रहा है। ये 40 रुपया 50 रुपया में ये एमसीक्यू की किताब जो निकाल देते हो, आपको लगता है, छात्रों को भी लगता है यार 40-50 रुपए का ये तो 4 चाय के दाम के बराबर है, चलो ले लेते हैं। और इसी प्रकार से किताबों का भंडारा जमा हो जाता है। मेरे भी पीछे देख रहे होंगे आप, कितना किताबों का भंडारा है। कोई काम का है, उसमें से 4 या 5 किताबें ही काम की हैं, बाकी सब भंडारा है। और ये सो कॉल्ड शिक्षकों के कहने पर ही खरीदा गया है। और भी बहुत सारी किताबें, ये तो बस शोरूम है, गोडाउन तो कहीं और है। तो मैं भुगत चुका हूं, इसलिए आपको बताता हूं क्या क्या नहीं गुजरती है छात्रों पर, कितनी तकलीफें होती हैं, मैं देखता हूं। और ये सरकार क्या कर रही है? सरकार एक भी एग्जाम टाइम पर वो ले नहीं सकती है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जो कि टाइम पर कंडक्ट हो जाए। और अगर टाइम पर कंडक्ट हो भी जाए तो टाइम पर रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट आ भी जाए तो टाइम पर ज्वाइनिंग हो जाए। काहे करी पढ़ाई भैया, काहे करी पढ़ाई, काहे करी पढ़ाई। इसी पर मैंने एक कविता लिखी थी, आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, काहे करी पढ़ाई। तो अब तो पढ़ने का इच्छा नहीं होता, छात्र डिप्रेस्ड होकर के घर चले जाते हैं। और घर जाने पर क्या होता है पता है? घर नहीं भी जाए, घर जाने की पहले तो इच्छा नहीं होती कि क्या मुंह लेकर के घर जाए, क्या मुंह लेकर के अपने गांव में जाएंगे। बहुत बड़ा आया था, बड़ा योग्य बंदा था, गया था तैयारी करने, बड़ा काबिल बन करके कुछ दूसरा काम कर लेता तो ये हो जाता, वो हो जाता। इस प्रकार के ताने मिलते हैं, इस प्रकार के ताने मिलते हैं। 5 साल से रह लई पटना में, का कर ले। और ये ताने मिलते हैं घर वालों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, और शादी वादी हो जाए ना तो बाल बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से। और इस प्रकार से जिंदगी कटती है उनकी। लेकिन ये सो कॉल्ड शिक्षक उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और उनको लूट रहे हैं जो पहले से ही लूटे हुए हैं बेचारे, जिनका नसीब पहले से ही खोटा है, जो पहले से ही गरीब है। उनको क्या लूटोगे यार तुम, क्या लूटोगे? ठीक है 200 रुपए में आप पढ़ाते हो, मैं खान सर से बात कर रहा हूँ, ठीक है 200 रुपए में आप पढ़ाते हो, 100 रुपए में पढ़ाओगे, फ्री में भी पढ़ा दोगे, लेकिन पढ़ाओ तो सही, पढ़ाओ तो ही तो सही। वो 200 रुपए अगर आप 50,000 स्टूडेंट से लेते हो तो खुद जोड़ लो कि कितना पैसा लेते हो आप। और वो 50,000 स्टूडेंट्स आपको कितना कमा करके देते हैं यूट्यूब से? आप नहीं कमाते हो, आपके वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं होती। वो छात्र आपको कमा करके देते हैं, वो छात्र आपको कमा करके देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछा, खान सर का वीडियो क्यों देखते हो? बोलते हैं मनोरंजन के लिए देखते हैं, नॉलेज तो कुछ होता नहीं, मनोरंजन के लिए देखते हैं। और छात्र तो कभी वो वीडियो देख करके एग्जाम पास कर ही नहीं सकता, तो छात्र तो वो देखते ही नहीं है। वो कौन लोग देखते हैं वो मुझे भी पता है, रिक्शे वाले, ठेले वाले, और जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वो देखते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग देखा करते थे, लेकिन वो भी अब बोर हो गए। मेरे भैया देखा करते थे, मैंने उनसे पूछा कि खान सर का वीडियो देखते हैं, मेरा नहीं देखते आप? तो तुम तो बेटा केवल पढ़ाते हो, वो मनोरंजन कराता है। अब उन्होंने देखना बंद कर दिया साल भर के बाद, तो मैंने पूछा कि अब नहीं देखते हो आप? तो एक ही चीज क्या देखे, घिसा पिटा रिकॉर्ड। तो अब ये स्थिति होने लगी है, और ये तिलिस्म जो है ना ये टूटेगा, ये टूटेगा। बड़े बड़े साम्राज्य टूट गए सर, आप क्या चीज हो? आप भी टूटोगे, आप भी टूटोगे। और ये छात्रों को बरगलाना कब तक जारी रखते हो ना, मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। मुझे बहुत गरियाया जाएगा, हो सकता है आपके खिलाफ बोलने पर तो छात्र टूट पड़ते हैं, मारते भी हैं और गरियाते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। डिजिटली तो जितना भी वो कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट वो करेंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो,
आप गलत कर रहे हो और आपको एक्सेप्ट करना होगा। आज न करो, कल न करो, परसों करो। ये जो पूरी मीडिया आपकी जेब में है ना, ये मीडिया जो आपकी जेब में है ना, यही मीडिया एक दिन आपका सारा वो उतारेगी, सारा नशा उतारेगी। ये जो सत्ता एक प्रकार का आप चला रहे हो ना, ये जो आप मोनोपोली चला रहे हो ना, ये सब टूटेगा। और ये जो सारे आपके आसपास घूमते रहते हैं ना, ये सो कॉल्ड टीचर्स, ये छुटभइये टीचर्स, जिनको कुछ पढ़ाने नहीं आता है, उनका भी तिलिस्म टूटेगा। सब नंगे होंगे इस हम्माम में, सब नंगे हैं और सबको नंगा किया जाएगा, सबको नंगा किया जाएगा। आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो ना, एज ए यूट्यूबर और एज ए स्टूडेंट, एज ए टेक्निकल पर्सन, एज एन इंजीनियर, मैं सब जानता हूं और मैं एक एक करके आपका खुलासा करूंगा। वो तो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैं अलग काम में बिजी रहता हूं, इसलिए मैं बना नहीं पाता हूं रेगुलर वीडियो। लेकिन अगर रेगुलर वीडियो आपके पीछे पड़ जाऊं ना, तो आपको ना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आप जैसे जितने भी टीचर्स हैं, जुत्ता मारोगे आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को, आपकी औकात है? और आकर के आप कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी, छात्रों को भड़काते हो। लाठी खाने आप क्यों नहीं जाते हो? मीडिया में देखा मैंने आपका वक्तव्य कि हम अगर चले जाएंगे ना तो लोग, आरआरबी को ये मौका मिल जाएगा कि कोचिंग माफियाओं ने चलाया। आरआरबी क्या नहीं जानती? आरआरबी में जो बैठे हुए हैं ना, वो आईएएस ऑफिसर हैं, आपसे कहीं ज्यादा योग्य हैं, कहीं ज्यादा। क्या आप तो उनके पैर की धूली के बराबर भी नहीं हो? तो उनको नहीं पता है क्या? उनको सब पता है कि इन छात्रों के पीछे कौन है और इनको गुमराह कौन कर रहा है, बरगला कौन रहा है। ये छात्र बहुत भोले भाले हैं यार, ये छात्र बहुत भोले भाले होते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। हाँ, 10% ही लोग मेहनत करने वाले होते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। 90% लोग जो होते हैं ना, वहां पर मेहनत करने वाले नहीं होते हैं। आप अपने आसपास में देख सकते हो, अपने आसपास में कहीं भी आपको महसूस हो जाएगा कि 10% लोग ही वहां पर पढ़ने वाले होते हैं और ये जो 90% लोग होते हैं ना, ये भीड़ का हिस्सा होता है। लेकिन उन 10% में भी यदि किसी का रिजल्ट ना आए तो फिर मेरा दिल दुखता है और फिर सवाल उठाने का इच्छा होता है। ये सरकार बहुत गलत कर रही है छात्रों के साथ, ये रेलवे बोर्ड बहुत गलत कर रही है छात्रों के साथ। हालांकि एनटीपीसी में उसने नोटिफिकेशन के हिसाब से किया है, लेकिन ग्रुप डी में सीबी2, ये 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले कोई सीबीटी2 डालता है क्या? आपको डालना था तो जिस समय नोटिफिकेशन निकाला था आपने, उसके बाद आपके पास 2 साल का समय था। आप उस समय कहां मर गए थे कि क्या कर रहे थे? सो रहे थे घोड़ा बेच करके, कि कोरोना हो गया था और अभी तक छोड़ा ही नहीं था आपको। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। माना कि सारा राइट आपके पास होता है कि आप नियम में, शर्तों में बदलाव कर सकते हो, लेकिन अचानक से बदलाव, ये तो बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। रेलवे बोर्ड से मेरी यही विनती होगी, सरकार से मेरी यही विनती होगी कि ग्रुप डी वाला जो आपने किया है वो बहुत गलत किया है, उसको सुधारिए और अपना पुराना नोटिफिकेशन पर वापस लौटिए। जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराइए, रिजल्ट दीजिए और लोगों का बहाली कराइए। यार, इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी हाल ही में रेलवे का एक्सीडेंट भी हुआ है आपको जरूरत है, आपको फॉर्म भरने वालों की और ये कर्मचारियों की आपको जरूरत है। आप क्यों नहीं भर्ती करते हो? आपको करना चाहिए भर्ती, और आपको हर तरह से सहायता करनी चाहिए, छात्रों की मदद करनी चाहिए, छात्रों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। छात्र पीट रहे थे और रेलवे बोर्ड का वहां से दफ्तर 2 किलोमीटर दूर था, कोई जा नहीं सकता था वहां से। आपको अपनी जान का डर था क्या? डर करके एसी में बैठे हुए थे, वो हीटर लगा करके अपने कमरे में, और वहां छात्र पीट रहे थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपके बच्चे तो वहां पर विदेशों में पढ़ रहे होंगे या फिर बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, और वो तो बिजनेस मैनेजमेंट और आईआईटी और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन ये गरीब छात्र, ये गांव के जो गरीब छात्र है, ये कहाँ जाएंगे? आपको जरा भी आंख में पानी है या नहीं है? जरा भी शर्म है कि नहीं है? चुल्लू भर पानी भी मिलता है कि नहीं आपके आसपास मिलता है? जरा सोचिए सर, जरा सोचिए, जरा सोचिए। और सरकार से विनती है, कृपया छात्रों पर ध्यान दीजिए। और ये टीचर से तो विनती करना ही बेकार है, ये तो सुनेंगे ही नहीं मेरी, तो मैं क्यों इनसे विनती करूं? छात्रों से ही विनती है कि इनके भ्रम जाल से बचिए, अपना मेहनत खुद कीजिए, खुद का नोट्स तैयार कीजिए, बेसिक किताबें पढ़िए। एक ही जीएस होता है हर चीज के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीएस वही होता है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना शुरू कीजिए। ये वन लाइनर्स के चक्कर में, ये एमसीक्यूज के चक्कर में मत फंसिए। वो 5000 एमसीक्यू का सीरीज चलाए, चाहे 10,000 एमसीक्यू का सीरीज चलाए, उसमें से नहीं आने वाला है। आना वाला है तो आपके बेसिक किताबों से ही आने वाला है।
और नहीं तो बस वही जिंदगी भर एवरेज बन करके रह जाओगे या फिर लोअर एवरेज बन करके रह जाओगे और कभी भी एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। एक जीएस का लेवल होता है, उस लेवल तक पहुंच गया ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। दुनिया का तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन भारत का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। उस लेवल तक पहुंच जाओ ना यार, साल भर मेहनत कर लो ना यार। मेहनत से क्यों कतराते हो, क्यों कतराते हो यार? मेहनत करके मांझी ने क्या क्या पूरा का पूरा सड़क बना दिया था पहाड़ काट करके, और आप मेहनत नहीं कर सकते, साल भर मेहनत नहीं कर सकते। घर से दूर क्यों आए हो? पैसा क्यों बाबूजी का बर्बाद कर रहे हो यार? मेहनत कर लो ना, मेहनत कर लो। क्यों भीड़ का हिस्सा बनने पर लगे हो? आप खुद भीड़ का हिस्सा बनोगे तो ये नेता हैं, ये धर्म जात के नाम पर आपको लड़ाएंगे, ये शिक्षक हैं, ये आंदोलन के नाम पर आपको उकसाएंगे, ये सरकार के खिलाफ आपको भड़काएंगे। इनको सरकार पैसा देगी तो विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे, विपक्ष पैसा देगी तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। ये तो बीच के बिचौलिए बन गए हैं। और कुछ की तो खुद ही मनसा है नेता बनने की, बन गए ना एक मुखिया। वो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके, पैसा वैसा बांट करके, शराब वराब बांट करके, और फिर बड़े बड़े खान सर से और किससे किससे पैरवी करवा करके और प्रचार करवा करके जीत तो गए, लेकिन योग्यता कहाँ से लाएंगे? योग्यता कहाँ से लाएंगे? उनके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। हाजीपुर में आए थे, कोचिंग खोले थे, 50 स्टूडेंट नहीं जुड़े थे, जूता मार मार के लोग निकाला था यहाँ से, समझे? इनको मतलब पेट पोसना मुश्किल हो गया था, तब जाकर के अपने गांव में जाकर के 4-5 लाख रुपए लगा करके सेटअप खड़ा किए, और वहां से फिर गाना गाते हुए आते हैं, मैथ मैजिक नाम रखते हैं और जीएस का वो करते हैं। मैथ तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने आता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? और ये शिक्षक क्या करते हैं? क्वेश्चन एक लिख दिया, किसी भी तरह से एक्सप्लेन करके चल दिए, छात्र को बस मजा आ रहा है किस चीज में? गाना सुनने में। भोजपुरी गाना सुना रहे हैं, कभी सर आ रहे हैं, कभी मैडम आ रही है, कभी कोई आ रहे हैं गाना गाते हुए, है ना? तो 38 लाख सब्सक्राइबर यार, 3 स्टूडेंट को पढ़ाने लायक नहीं हो। चैलेंज करता हूं मैं, आ जाओ मेरे सामने, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब दे दिया ना तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये लोग भ्रम जाल फैला दिए हैं और आप लोग उसी में फंसे जा रहे हो, उसी में फंसे जा रहे हो। ये एमसीक्यू के नाम पर, ये टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 के नाम पर 8000, 10,000 का पैकेज टेस्ट सीरीज का, और ये नोट्स और ये पैकेज और ये और वो। आप लोग देखे हो कभी नोट्स का स्टैंडर्ड? आप लोग देखे हो कभी टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड? कहां से ये क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज का, आपको पता है? एक बड़े यूट्यूबर का कहानी बता रहा हूं कि मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया, 300 रुपया आपको। उस समय मेरा मतलब इतना ज्यादा फॉलोअर भी नहीं था, तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ था चैनल। तो उस समय मेरे पास प्रस्ताव रखा गया, 300 रुपया आपको डेली देंगे, 500 रुपया आपको डेली देंगे, और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज बनाना शुरू कर दीजिए। हम बोले कि सर डेली कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, इतना डेली बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशन है, वहां से कॉपी करना है, पेस्ट कर लेना है, दैट्स इट। यही होता है, यही होता है। और मुझे तो 500 रुपए तक ऑफर किए गए डेली के, कुछ लोग तो 50 रुपए डेली पर भी काम करने को तैयार है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आपको तो पता है नहीं। लेकिन मैं चूंकि यूट्यूबर बन चुका हूं, मैं चूंकि एक तरह से लोग मुझे टीचर मानने लगे हैं, तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं मेरे पास, बहुत तरह के लोगों के कॉल आते रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर के, इनके टेस्ट सीरीज बनाने वालों के, क्वेश्चंस बनाने वालों के, एमसीक्यू बनाने वालों के, किताब छापने वालों के, अलग अलग तरह के मेरे पास फोन आते रहते हैं कि आप अपना मटेरियल दीजिए, आपका किताब छापेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कहें हम आपको, कितना हम आपको बताएं? और हर चीज का सबूत हम दे सकते हैं, हर चीज का सबूत दे सकते हैं, लेकिन हम खुलेआम किसी को एक्सपोज करना फिलहाल नहीं चाहते। फिलहाल मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं और आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो अभी मैं इन झंझटों में नहीं फंसना चाहता। इसी कारण से मैं डेली वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूं। कभी कभार बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश चले और मैं ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो इन शिक्षकों से तो कहना बेकार ही है, लेकिन कुछ शिक्षक बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं किनका नाम लूं? मैं विकास देवी कीर्ति सर का नाम ले सकता हूं, मैं एसके ओझा सर का नाम ले सकता हूं, मैं प्रतीक नायक सर का नाम ले सकता हूं, मैं मृणाल पटेल सर का नाम ले सकता हूं, मैं अनअकैडमी के बहुत सारे टीचर्स का नाम ले सकता हूं जो अच्छा पढ़ाते हैं, वास्तव में अच्छा पढ़ाते हैं। मैं सुनील सर का नाम ले सकता हूँ, पटना के ही हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, पॉलिटी मैं जवाब नहीं दे सकता, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, रवि सर है ओनली आईएएस पर इतना अच्छा द हिंदू का विश्लेषण करते हैं। मैं उन सब से, रवि सर है स्टडी आईक्यू वाले, मैं उन सब से
निवेदन करना चाहता हूँ। सुमित सर है, सुमित रेवाड़ी सर, ओनली आईएएस वाले, रवि सर है आपके स्टडी IQ के, मैं थोड़ा सा नाम बोलने में गलत हो गया, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि सर आप लोग सब सच्चाई जानते हो, ये यूट्यूब की सच्चाई जानते हो, ये सो कॉल्ड टीचर्स की सच्चाई जानते हो, और छात्रों की भी सच्चाई जानते हो। आप लोग सब जानते हो कि छात्रों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रवीण सर, आप तो बिहार में रहते हो, पटना में रहते हो, अपना कोचिंग संस्थान है, आपका सब कुछ है, आप ऑफिसर भी हो, आप सब जानते हो कि क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो, क्यों नहीं बोलते हो सर, क्यों घबराते हो सर? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कुछ स्टूडेंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे, कुछ टीचर्स आपसे नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम बहुत बड़ा है सर, मेरा नाम बहुत छोटा है। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि अपनी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाऊं, सभी छात्रों तक पहुंचा पाऊं, लेकिन आप लोगों के पास वो औकात है, वो हैसियत है, वो क्षमता है, वो संसाधन है कि आप अपनी आवाज लाखों छात्रों, करोड़ों छात्रों तक पहुंचा सकते हो। तो आप लोग उनका जीवन क्यों नहीं बचाते हो सर? बहुत कष्ट में जीते हैं सर, कैसे कैसे पैसा ला करके कैसे कैसे काम करते हैं ना सर, मैं क्या कहूं, मैं बता नहीं सकता। और उनका कष्ट, उनको जब लूटा जाता है ना तो दिल दुखता है सर, दिल दुखता है। आप लोगों का दिल कैसे नहीं दुखता सर? पत्थर का बन गया हो क्या सर? सर पत्थर का बन गया हो क्या? क्या कहूं मैं आपसे, बहुत बहुत लाचार, बहुत मजबूर महसूस करता हूं मैं अपने आप को, जब बहुत कुछ कहना चाहता हूं, सच बोलता हूं, लेकिन मेरी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन आप लोग ये काम कर सकते हो सर, आप लोग ये काम कर सकते हो। मैं तो कोई शिक्षक हूं भी नहीं, मैं अपने आप को शिक्षक मानता ही नहीं, मैं तो छात्र हूं, जो अनुभव है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसी से सबको पढ़ा देता हूं। लेकिन आप लोग तो जेन्युइन टीचर हो ना सर, आप लोग अपने अपने विषय के ज्ञाता हो, विख्याता, क्या बोलूं मैं सर, आप लोग एडुकेशनिस्ट हो, आप लोग हो जो इस देश की एजुकेशन व्यवस्था को एक तरह से चला रहा है, हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो? संजीव सर है थे IAS के, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन लोगों, सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सर एक बार थोड़ा सा बिजनेस को साइड करके देश को आगे ला करके देखिए सर। ये छात्र नहीं है, ये देश का भविष्य है। 21वीं सदी भारत की सदी तभी हो सकती है जब ये छात्र अपने जीवन में बेहतर करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। आप इनको क्यों नहीं समझाते? ठीक है, सरकारी नौकरी सही चीज है, होना चाहिए, उनका अधिकार है सरकारी नौकरी, लेकिन केवल सरकारी नौकरी ही लाइफ नहीं होती है। बहुत सारे छात्र डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे छात्र रोते हैं, चिल्लाते हैं, लाठियां खाते हैं, मार खाने जाते हैं, और फिर भी डिप्रेस्ड होकर के जब घर जाते हैं तो इतना ताना, इतना पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, इतना दोस्तों का ताना, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है सर। थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए ना सर, थोड़ा सा देश पर ही मेहरबानी कर लीजिए, देश के लिए अपना कर्तव्य समझ के ही आप कर लीजिए ना सर। थोड़ा सा कुछ तो कीजिए सर उनके लिए। मैं ज्यादा नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते। प्लीज सर थोड़ा सा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान है, आप लोग योग्य शिक्षक है सर, बहुत इज्जत करता हूँ आप लोगों की, बहुत फॉलो किया हूँ आप लोगों को। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, प्लीज। बस इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, सभी छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और सभी से निवेदन कि उग्र न हो, हिंसा न करें, बाकी अपना प्रदर्शन जारी रखें। मैं आपके साथ हूँ, आप कहेंगे तो मैं पटना आपके साथ आऊंगा, बाकी कोई शिक्षक नहीं आएगा, अलग अलग बहाने तलाशेगा, लेकिन मैं आऊंगा। मैं एक छात्र हूँ और आपके साथ आऊंगा यदि आप निमंत्रित करते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।